हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज पार्ट 93 के बारे में। तो पोस्टमार्टम क्लासेज की जो सीरीज हमारी काफ़ी लंबे समय से हमने रोकी हुई थी एग्जाम के चलते, अब ये सीरीज दोस्तों हमारी दोबारा से शुरू हो गई है और आज इसका हमारा 93वां पार्ट है, जिसमें हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये 10 के 10 प्रश्न दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा हाल ही के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और इन्हीं 10 प्रश्नों से दोस्तों हमारा टारगेट है 100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने का। और ये वीडियो दोस्तों आपके उत्तराखंड की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज है। अगर आपने इससे पहले के 92 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन से संबंधित रिलेट करके जो फैक्ट बताए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन भी दोस्तों ने हमारी पोस्टमार्टम क्लासेस की वीडियोज़ को सीरियसली देखा होगा या नोट्स बनाए होंगे दोस्तों, वह वीडियो वीपीडीओ वाला जिनका भी पेपर था या कनिष्ठ सहायक का पेपर था, उसमें उनको जरूर हेल्प हुई होगी। कभी कभी तो एक ही प्रश्न जो मैंने आपको डिक्टेट किया हुआ है उसी से 4 प्रश्न एग्जाम में बन गए थे। ठीक है, तो ये चीजें पोस्टमार्टम क्लासेस से इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो दोस्तों अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स जो कि आगामी समय में आपके होने वाले हैं, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, या इसके अलावा जो भी फॉर्म आने वाले हैं पीसीएस, अपर पीसीएस के लिए जो उत्तराखंड है, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी ये वीडियोस रहने वाली है। तो वीडियोस पसंद आती है दोस्तों, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन बैच से या प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं या फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? विशप हेबर, जेएम क्ले, विलियम म्योर या फिर गार्डनर। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना दोस्तों जेएम क्ले के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? 1911 में दोस्तों। 1911 में डिप्टी कमिश्नर क्ले ने ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना तैयार करी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे एग्जाम में अगली बार प्रश्न यह भी बन सकता है कि टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण कार्य भी 1911 में जेएम क्ले के द्वारा ही किया गया था। तो जेएम क्ले दोस्तों आपको याद रखना है कौन थे? डिप्टी कमिश्नर थे। कब? 1911 में। और इनके समय पर ही 1911 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग या ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना तैयार की गई थी और टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण भी किया गया था। अब जब जेएम क्ले दोस्तों हमारे क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे, कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर थे। यहीं से दोस्तों अब रेलवे के बारे में बात आई हुई है तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट और जान लेते हैं कि उत्तराखंड के कितने जिलों में रेल लाइन का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तराखंड के 6 जनपदों में दोस्तों रेल लाइन का विस्तार पाया जाता है। ये 6 जनपद कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। यही दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न अगर बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार उत्तराखंड में सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जिला है। और उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जिला कौन सा है? वह है दोस्तों क्या? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जिला है। यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में सबसे पहली रेल कब चली थी? तो 1884 में दोस्तों सबसे पहले उत्तराखंड में रेल चलती है। जबकि उत्तराखंड में सबसे पहले रेल का इंजन कब चलता है? तो 1851 में रेल का इंजन चल जाता है। इस टाइम पे हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर होते हैं बैटन के समय पे रेल इंजन चलता है जो कि रुड़की में चलता है। ठीक है, जब हमारा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में उत्तराखंड में प्रथम रेल कब चली अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको 1884 ही याद रखना है। और ये रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो ये रेल आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि किच्छा से लेकर के काठगोदाम तक चली थी, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि दोस्तों बरेली से लेकर काठगोदाम तक चली थी। ठीक है, तो पहली रेल हमारी 1884 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो रामपुर से काठगोदाम तक ये हमारी रेल चली थी। रामपुर से काठगोदाम भी आप कहीं कहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ साथ दोस्तों इस टॉपिक से कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1900 में दोस्तों, सन 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया गया था। इसी के साथ साथ एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि रामपुर मुरादाबाद टर्मिनल स्टेशन को कब जोड़ा गया, यानी कि रामपुर से मुरादाबाद तक रेलवे लाइन को कब जोड़ा गया था? तो 1907 में जोड़ा गया था। कब? 1907 में रामपुर मुरादाबाद को रेल द्वारा जोड़ा गया था। यहीं से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरिद्वार को देहरादून से रेलवे लाइन द्वारा कब जोड़ा गया था? तो हरिद्वार हरिद्वार को देहरादून से सन 1900 में रेल लाइन द्वारा जोड़ा गया था। और इसी कारण हम कहते हैं कि देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण भी कब हुआ था? सन 1900 में ही हुआ था।
इसी प्रकार से प्रश्न बन जाता है कि लक्सर को हरिद्वार से रेलवे लाइन द्वारा कब जोड़ा गया था? तो 1896 में लक्सर को हरिद्वार से रेलवे लाइन द्वारा जोड़ा गया था। पहली रेल 1884 में चली थी। ये भी पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। और अभी एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो टनकपुर बागेश्वर परियोजना है, जिसे 1911 में सर्वेक्षण कार्य क्ले के द्वारा किया गया था, इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? तो इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दोस्तों 2012 में दिया गया था। कब? 2012 में दिया गया था। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। वहीं आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में बड़ी रेल लाइन के अंतिम टर्मिनल स्टेशन के रूप में कौन कौन से स्टेशन जाने जाते हैं, तो बड़ी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन के रूप में काठगोदाम, कोटद्वार और टनकपुर को जाना जाता है, ठीक है। पहले दोस्तों टनकपुर छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन था, लेकिन अभी टनकपुर बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन बन गया है। और यहीं से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड का उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन माना जाता है? तो देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन माना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी, ठीक है। और सन 2000 में दोस्तों देहरादून रेलवे स्टेशन को ही मॉडल स्टेशन का दर्जा भी दिया गया था। और सन 2003 सितंबर 2003 में दोस्तों देहरादून रेलवे स्टेशन को ही आईएसओ का दर्जा भी प्रदान किया गया था। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, सभी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो था रेल सेवा की बात में, जो हमने बेसिक से कुल फैक्ट की बात करी, ठीक है। उत्तराखंड में छोटे मोटे कुल माना जाता है कि 41 के आसपास में रेलवे स्टेशन है, लेकिन इनकी संख्या कभी कभी बढ़ती घटती भी रहती है। अब कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि केएमओयू की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना, यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1939 में कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई थी। और ये केएमओयू का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है या इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो काठगोदाम में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? काठगोदाम में। इसका मुख्यालय भी काठगोदाम में स्थित है। इसके साथ साथ इसके कार्यालय रामनगर और टनकपुर में भी है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि जीएमओयू की स्थापना, गढ़वाल मोटर ऑनियन यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1941। ये 1941 आपको बुक्स में मिलेगा। और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखेंगे तो 1943 आपको मिलेगा, ठीक है। 1941 और 43 दोनों नोट कर लीजिएगा। और स्थापना कहाँ पे हुई थी इसकी? कोटद्वार में हुई थी। कहाँ पे? कोटद्वार में। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित था? कोटद्वार में ही जीएमओयू का हमारा मुख्यालय भी स्थित है। इसके साथ साथ में ऋषिकेश में भी इसका कार्यालय है। और अभी हाल ही में दोस्तों कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर में शायद ये प्रश्न पूछा गया था कि जीएमओयू की स्थापना 1941 में किस स्थान पर की गई थी? तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में की गई थी। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार बनते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। इसी प्रकार से हमारे 1 से 2 पॉइंट दोस्तों और आते हैं कि गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में दोस्तों गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1958 में। और कहां पे हुई थी दोस्तों? रामनगर में हुई थी। कहां हुई थी? रामनगर में हुई थी। ये पॉइंट भी है दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और भी कई सारे फैक्ट इसमें रहते हैं दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो परिवहन के बारे में भी हम बात कर लें तो 1-2 प्रश्न जान लेते हैं कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब वह कहाँ हुई थी? तो 30 अक्टूबर 2003। याद रखना दोस्तों डेट, 30 अक्टूबर 2003 को 30 अक्टूबर 2003 को देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। बाकी केएमओयू 1939 याद रखना है। जीएमओयू की स्थापना 1941 या कहीं कहीं 1943 भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक होता हमारा टीजीएमओयू, टिहरी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो टीजीएमओयू की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, ठीक है। कहीं कहीं 1951 या 1948 भी इसके सन है, लेकिन 1947 आप एग्जैक्टली इस संबंध में याद रखिएगा। तो ये कुछ दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परिवहन वाले चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगर एक और पॉइंट आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों कि ट्रेल के द्वारा हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया था या कब उसका सर्वेक्षण किया गया था? तो 1827-28 में। 1827-28 में दोस्तों ट्रेल के द्वारा हरिद्वार को बद्रीनाथ और केदारनाथ से सड़क लाइन के द्वारा जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसी कारण दोस्तों ट्रेल के ऊपर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का भी आरोप लगा था। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी जो इससे संबंधित फैक्ट होंगे वो हम आगे वाली वीडियोज में पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो एक देखिए, एक प्रश्न आपको कराया, लेकिन इस एक प्रश्न से जो भी बंदा सीरियसली नोट कर रहा होगा तो इतनी गारंटी है कि 20 प्रश्न तो मैंने आपको इससे संबंधित बता ही दिए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको एक एक करके ये मिल जाएंगे वहां पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जेएम क्लेस का आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए डांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? ये तो दोस्तों बहुत सा इजी सा प्रश्न है अगर आज के लेवल पे बात किया जाए, क्योंकि काफी बार आपको पढ़ाया भी जा चुका है। तो ऑप्शंस के हिसाब से दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा सन 1930 में
नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया गया था। अब दांडी मार्च की घटना दोस्तों कब हुई थी, कब से प्रारंभ हुई थी और कब पूरी हुई थी? तो 12 अप्रैल 1930 को दोस्तों 12 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा प्रारंभ की थी नमक सत्याग्रह या नमक कानून के विरोध में, जिसमें कुल हमारे 78 सत्याग्रही शामिल हुए थे। इस 78 सत्याग्रहियों में से दोस्तों उत्तराखंड के 3 सत्याग्रही शामिल थे। अब ये 3 सत्याग्रही कौन कौन से थे? ज्योतिराम कांडपाल जी थे, इसके साथ साथ में भैरव दत्त जोशी जी थे, और तीसरे थे हमारे वीर खड़ग बहादुर जी। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि दांडी मार्च में उत्तराखंड के कुल कितने सत्याग्रही शामिल थे? तो 3 थे। 78 में से 3 उत्तराखंड के थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और वीर खड़ग बहादुर जी। ठीक है, और वहीं से यह प्रश्न बनाया देखिए कि उत्तराखंड क्षेत्र के निम्न में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो वह है दोस्तों हमारे कौन? ज्योतिराम कांडपाल जी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। उसके बाद में 5 अप्रैल 1930 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1903 को उन्होंने स्वयं नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, और यहां से भी उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी करी थी। ठीक है, अब दांडी यात्रा कितने दिनों की यात्रा थी दोस्तों? तो कुल 24 दिनों की यात्रा थी। 241 मील की दूरी इसमें पूरी की गई थी। ठीक है, अब यहीं से जो ज्योतिराम कांडपाल जी दोस्तों, इनके संबंध में आपको याद रखना है कि देघाट में एक क्या है, उद्योग मंदिर आश्रम है। ठीक है, तो देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? 1939 के आसपास में दोस्तों देघाट में ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। याद रखना है दोस्तों, अल्मोड़ा में पड़ता है उद्योग मंदिर आश्रम, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न बनता है ज्योतिराम कांडपाल जी से, जो कि महत्वपूर्ण है, मूलतः अल्मोड़ा से ही संबंधित है, ये एक शिक्षक भी थे, कि धरासणा जो हमारा कांड हुआ था, तो धरासणा कांड में उत्तराखंड से किस व्यक्ति के द्वारा भाग लिया गया था? तो ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा में नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन में ज्योति कांडपाल जी ने भाग लिया था, और इसी कांड को धरासणा कांड के नाम से भी जानते हैं। याद रखना आपको ज्योतिराम कांडपाल इसमें से। इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, उत्तराखंड से भैरवदत्त जोशी जी और वीर खड़ग बहादुर जी, जो कि दांडी यात्रा में जिन्होंने प्रतिभाग किया था। शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से, शायद 12 अप्रैल बता दिया आपको। 12 मार्च 1930 से हमारी दांडी यात्रा की शुरुआत होती है। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं गांधी जी, और 6 अप्रैल 1930 को फिर ये दांडी मार्च के बाद में नमक कानून तोड़कर नमक कानून का विरोध यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930, शायद 12 अप्रैल बताया था, इसे संशोधित कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय दोस्तों अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। वो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे आयोग ने आंसर 1857 दिया है दोस्तों, लेकिन ये आंसर अभी आपका रिवाइज आंसर की में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल अक्टूबर 1855 को स्थानांतरित किया गया था। कब? अक्टूबर 1855 को। और इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? बैटन इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारी कुमाऊं जनपद की स्थापना कब होती है? 1815 में कुमाऊं जनपद की स्थापना होती है। ठीक है, कहीं कहीं कुमाऊं जनपद या कुमाऊं कमिश्नरी भी आप पढ़ देंगे, क्योंकि पहला कुमाऊं कमिश्नर हमारे 1815 में ही ई गार्डनर साहब बन जाते हैं। तो कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना या कुमाऊं जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और जब कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? अल्मोड़ा में था। कहाँ पे था इसका मुख्यालय? अल्मोड़ा में था। ठीक है, कहीं कहीं हम ये भी पढ़ते हैं कि 1839 में आधिकारिक रूप से कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना हुई थी। तो जो भी ऑप्शन आएगा आप उसके हिसाब से यहाँ पे फिर ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कहाँ पे था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में जो फोर्ट मोइरा का किला है ना दोस्तों, जिसे हम लाल मंडी किले के नाम से भी जानते हैं, वहां पर हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय हुआ करता था। अब कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा में था। ठीक है, जब कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना हुई थी, प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर हुए थे। तो जो भी पूरा टिहरी रियासत को छोड़कर जो भी पूरा क्षेत्र था, टिहरी रियासत को छोड़ करके जो भी उत्तराखंड का हमारा वर्तमान में भूभाग है, भले ही हम ब्रिटिश गढ़वाल की बात करें या संपूर्ण कुमाऊं की बात करें, तो ये पूरा कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आता था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? अल्मोड़ा में स्थित था। ठीक है, तो प्रश्न यही है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद इस कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? तो अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। अब दोस्तों, अगर अक्टूबर 1855 ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप 1854 भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब यूबीटीआर और यूकेपीएससी ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, तो वहां पर 1854 भी आंसर दिया गया है। ठीक है, तो और कुमाऊं कमिश्नर कौन था इस टाइम पे? बैटन था। ठीक है, कौन था? बैटन। और बैटन के बारे में दोस्तों आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि उत्तराखंड के 5वें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो बैटन थे। कौन? बैटन उत्तराखंड के 5वें कुमाऊं कमिश्नर थे। इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में अभी हाल ही में बना हुआ है दोस्तों, कि उत्तराखंड के चौथे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो लुसिंगटन साहब उत्तराखंड के चौथे कुमाऊं कमिश्नर थे। यह प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में बनाया यूके ट्रिपल एस से। ठीक है,
उत्तराखंड के तीसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? तो कमिश्नर गोबान तीसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। दूसरे कौन थे? कमिश्नर ट्रेल। और पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? वो थे ई गार्डनर साहब। और छठे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे हेनरी रैमजे साहब। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। और बैटन के कार्यकाल को ही दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का या कुमाऊनी कमिश्नरी का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। और बैटन 1848 से लेकर के 1856 तक इन्होंने यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। और इनके समय पर ही यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1854 में। ठीक है, इनके समय पर ही दोस्तों 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच में प्रथम रेल इंजन चलाया गया था, जिसे हम जानते हैं जैनी लीड इंजन के नाम से। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पर ही दोस्तों, बैटन के टाइम पीरियड पर ही हमारा 1850 में नैनीताल नगर पालिका की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय या कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित भी इनके समय पर ही हुआ था। ये इनके टाइम पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड आगमन कब हुआ था? 1814 में। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तराखंड में स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तराखंड में स्थापना होती है 1815 में, जब ये गोरखाओं को हरा देते हैं लाल मंडी की संधि के पश्चात में। 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी की संधि होती है। उसके बाद में 28 नवंबर 1815 को संगौली की संधि होती है। 4 मार्च 1816 को दोस्तों संगौली की संधि की आधिकारिक पुष्टि भी हो जाती है। ये सारे फैक्ट्स हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, आगे आने वाले समय में भी दोस्तों पढ़ेंगे। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1855। 1855 ऑप्शन में नहीं होगा तो 1854। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागों की स्थापना कैपिटल हडलस्टन के द्वारा की गई थी। कौन? आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? कैप्टन हडलस्टन। ठीक है, तो अब उत्तराखंड में चाय का इतिहास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में चाय के जनक के रूप में या चाय के इतिहास या चाय की खेती शुरू करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? विशप हेबर को जाता है। ठीक है, विशप हेबर को। विशप हेबर सबसे पहले उत्तराखंड की यात्रा कब करते हैं दोस्तों? 1824 में ट्रेल के टाइम पीरियड पर विशप हेबर क्या आते हैं? उत्तराखंड आते हैं। और वो ट्रेल से कहते हैं, देख भाई ट्रेल कि ये जो उत्तराखंड का वातावरण है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चाय की खेती हो सकती है। तो इसी कारण दोस्तों विशप हेबर ने ही चाय की खेती को करने का विचार दिया था ट्रेल को सबसे पहले। इसी कारण दोस्तों विशप हेबर को उत्तराखंड में चाय का जन्मदाता या चाय की खेती का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। और 1824 में विशप हेबर ने अपना ये विचार दिया था। अब 1824 में तो विचार दिया, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले चाय का बगीचा कब हुआ, कहाँ लगाया गया, तो उत्तराखंड में सबसे पहले चाय का बगीचा दोस्तों 1835 में लगाया गया। कहाँ पे? अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले 1835 में चाय का बगीचा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया दोस्तों? फॉकनर के द्वारा। फॉकनर के द्वारा अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम 1835 में चाय का बगीचा लगाया गया था। तो चाय के जनक के रूप में किसको जाना जाता है उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत करने के रूप में? विशप हेबर को। और उसके बाद में 1824 में वो सुझाव देते हैं। 1834 में यहाँ पर एक चाय कमेटी की भी स्थापना होती है। और 1835 ईस्वी में अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले चाय का बागान लगाया जाता है। कब? 1835 में। ठीक है, तो 1835 में अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर। तो अगली बार हो सकता है प्रश्न ये बन जाए कि अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बागान किसके द्वारा लगाया गया था? तो किसके द्वारा लगाया गया दोस्तों? ये लगाया गया था फॉकनर के द्वारा। इसी प्रकार से हमारा चाय का इतिहास फिर दोस्तों शुरू होता है। 1835 में ही दोस्तों टिहरी गढ़वाल में भी चाय की खेती की जाती है। 1835 में ही दोस्तों फिर हमारी भीमताल में भी चाय के बागान लगाए जाते हैं। 1835 के आसपास में ही दोस्तों कौसानी में भी चाय के बागान लगाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहला जो बागान लगता है वो लगता है अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और प्रश्न क्या है कि 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय के बागानों की स्थापना किसने करी थी? तो करी थी कैप्टन हडल्स्टन ने। ठीक है, 1843 में। और 1844 में दोस्तों आपको याद है कि देहरादून में सरकारी चाय बागान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेमिसन के द्वारा। ठीक है, जेमिसन। तो प्रश्न बन सकता है कि सन 1844 में देहरादून में सरकारी चाय बागान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेमिसन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में एक प्रश्न दोस्तों और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वोंग, मतलब 1850 में कौन सा चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था? इस प्रकार का प्रश्न बना था दोस्तों। कौन आया था? एसआई वोंग आया था। कौन आया था? एसआई वोंग। 1850 में कहाँ आया था? गढ़वाल आया था। और ये उत्तराखंड आया था। और ये क्या था? हमारा एक चीनी चाय विशेषज्ञ था। कौन? एसआई वोंग। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको चाय के बारे में इतने पॉइंट मैक्सिमली हमारे याद रखने हैं जो कि इंपोर्टेंट भी
हैं और बार बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड में सबसे पहले जो चाय का बागान लगाया गया था वह चाय का पौधा किस देश से मंगाया गया था, ठीक है, किस देश से आयात किया गया था, तो चीन से। कहां से किया गया था दोस्तों, चीन से आयात किया गया था। तो ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है चाय की खेती के बारे में, ठीक है। और चाय की खेती का जन्मदाता के रूप में विशब हेबर को जाना जाता है। सबसे पहले बगीचा फॉकनर लगाते हैं कब, 1835 में अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में। ये सारे पॉइंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये सभी पॉइंट नोट डाउन करने हैं। इसी प्रकार से अभी अगर आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों जो हमारा चाय संस्थान है, ठीक है, चाय कमेटी है, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इस प्रकार का कोई प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, या चाय विकास बोर्ड, सॉरी, चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारा कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों कौसानी में स्थित है। कहाँ पे है, कौसानी में स्थित है। लेकिन एक्चुअलिटी में जिला पूछेगा तो जिला आपको दोस्तों अल्मोड़ा ही करना है, ठीक है, अल्मोड़ा ही है, ठीक है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, 11 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया था। और इस उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो अल्मोड़ा याद रखना है आपको, कहाँ पे, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा ऑप्शन में नहीं होगा तो आप कौसानी के साथ में जा सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अल्मोड़ा को ही देनी है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि अल्मोड़ा का जो चौघान पाटा नामक स्थान है वहां पर उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी सन 2004 को। और सबसे पहले जो ये चाय का बीज कहाँ से मंगाया गया था दोस्तों, तो चीन के द्वारा मंगाया गया था, चीन से मंगाया गया था। और विशब हेबर को उत्तराखंड में चाय के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और भी दोस्तों कई सारे फैक्ट इसके संबंधित हैं कि बेरीनाग और पिथौरागढ़ में भी चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे स्थानों पर उत्तराखंड में क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। और उत्तराखंड चाय के लिए काफी प्रसिद्ध भी माना जाता है। और भी कई सारे फैक्ट है जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चन पे डिस्कस अब करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा कैपिटल हडलस्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी या राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1959, 1 सितंबर 1958, 2 सितंबर 1959 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत क्लोज दोस्तों ऑप्शन इसमें पूछे गए थे। तो राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, जिसे हम दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी मसूरी में स्थित है, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी को दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। और प्रश्न एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है सिंपली कि राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा मसूरी में स्थित है। स्थापना 1 सितंबर 1959 को। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न हमारा और बनता है कि उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुई थी, तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ पे हुई दोस्तों, नैनीताल में। और कब हुई थी, 1988 में। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना। अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना मसूरी में 1 सितंबर 1959 को और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नैनीताल में 1988 में, ठीक है। और जो ये उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है इसे वर्तमान में दोस्तों RS टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के नाम से जाना जाता है, जो कि नैनीताल में स्थित है। और वहीं जो हमारा राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी है इसे वर्तमान में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। और मसूरी से ही दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि मॉम संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है, मॉम संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों हमारा मसूरी में ही स्थित है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो और मसूरी के बारे में आप लोगों को बेसिक सी नॉलेज तो पता ही होगी दोस्तों कि मसूरी को पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी के संस्थापक के रूप में कैप्टन यंग या कैप्टन जोग को जाना जाता है, जिनके द्वारा 1825 में या कहीं कहीं 1827 भी देखने को मिलेगा, तब मसूरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। मसूरी को यमुनोत्री और गंगोत्री के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। और मॉम अकादमी भी मसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी दोस्तों मसूरी में ही स्थित है, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ITM ये भी कहाँ स्थित है, मसूरी में ही स्थित है, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, ठीक है। और मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1843 में दोस्तों हमारी मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना होती है। और चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध पीठ ये भी कहाँ स्थित है, मसूरी में ही स्थित है। बाकी कुछ पॉइंट और है जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है, मुडिया, ठीक है, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर या फिर बाजपुर। तो मुडिया जो है दोस्तों वह बाजपुर का पुराना नाम है, ठीक है। अगर आपने उत्तराखंड में तराई भाबर का इतिहास पढ़ा होगा दोस्तों तो वहां पर हम इस टाइप के फैक्ट्स को पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि जसपुर का पुराना नाम क्या था, ठीक है, या शाहजफर किसका प्राचीन नाम था, तो जसपुर का प्राचीन नाम था दोस्तों क्या हमारा, शाहजफर, ठीक है। शाहजफर किसका, जसपुर का प्राचीन नाम था। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, गोबिसाण, क्या था, गोबिसाण था, ठीक है।
और मुंडिया किसका प्राचीन नाम था, तो ये बाजपुर का प्राचीन नाम था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कि चंद काल में दोस्तों तराई क्षेत्र में हमारे 7 परगने थे। ठीक है, चंद काल में तराई क्षेत्र में कितने परगने थे, 7 परगने थे। कौन कौन से, एक तो था दोस्तों सहजगीर परगना, जिसे हम वर्तमान में जसपुर नाम से जानते हैं, तो जसपुर का प्राचीन नाम क्या हो गया, सहजगुरु हो गया। ठीक है, दूसरा था कोटा, कोटा परगना। ठीक है, कोटा को वर्तमान में काशीपुर नाम से जानते हैं। ठीक है, तो काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, कोटा भी है। ठीक है, अगला है मुंडिया परगना, मुंडिया वर्तमान में बाजपुर को दोस्तों मुंडिया नाम से जानते थे पहले। ठीक है, अगला है गदरपुर, और अगला है उसके अगला है दोस्तों रुद्रपुर। ठीक है, तो रुद्रपुर को जो पहले किस नाम से जानते थे, तो किलपुरी नाम से रुद्रपुर को जाना जाता है। ठीक है, किसको, रुद्रपुर को किलपुरी नाम से जाना जाता था। ठीक है, कभी कभी आप रुद्रपुर के लिए बुकसाण का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे बुकसाण तो बनबसा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, लेकिन रुद्रपुर को ही कभी कभी किलपुरी या बुकसाण नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है बक्सी, एक था दोस्तों क्या, बक्सी, तो बक्सी किसका प्राचीन नाम था, यह या बक्सी किस शहर का प्राचीन नाम था, नानकमत्ता। नानकमत्ता जो उधमसिंह नगर में नानकमत्ता गुरुद्वारा स्थित है जहाँ पे, उसका प्राचीन नाम क्या था, बक्सी था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जसपुर का प्राचीन नाम सहजगीर या शाहजफर। ठीक है, सहजगीर या शाहजफर। काशीपुर का पुराना नाम कोटा या फिर गोबिसाण। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया, जो कि पूछा गया एग्जाम में। नानकमत्ता का प्राचीन नाम बक्सी। रुद्रपुर का प्राचीन नाम किलपुरी। ठीक है, इसी के साथ रुद्रपुर का ही एक प्राचीन नाम बुकसाण भी पढ़ते हैं। ठीक है, बनबसा के आसपास का प्राचीन नाम भी बुकसाण था। ठीक है, इसी के साथ कथनपुर, खटीमा का प्राचीन नाम कथनपुर। ठीक है, मुंशारी का प्राचीन नाम तिकसेन, क्या तिकसेन। ये पॉइंट कुछ आपको याद रखने हैं। बाकी और भी कई सारे पॉइंट है दोस्तों, और ये सारे स्थान कहाँ पड़ते हैं, उधमसिंह नगर जनपद में पड़ते हैं। और उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है, 30 सितंबर 1995, या कभी कभी आप 1 दिसंबर 1995 भी पढ़ते हैं अलग अलग किताबों में। ठीक है, उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ है, रुद्रपुर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में मुदेक या मुनाड़, मुनाड़ होगा दोस्तों। ठीक है, मुदेक या मुनाल नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में मुदेक या मुनाल नामक आभूषण दोस्तों कहाँ कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों, कान में पहना जाता है। तो आभूषणों से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आपको आभूषण भी अच्छी तरीके से याद करके जाने हैं, जो कि एग्जाम में जैसे मुंदड़ी, मुनाड़, ये सभी कहाँ पहना जाता है, कान में पहने जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें ही आप पढ़ेंगे मुरखली। ठीक है, मुरखली भी कान में पहना जाता है। ठीक है, मुंदड़ी हो गया, बाली हो गया, बाली भी कहते हैं जिसे जिसे हम कुंडल भी कहते हैं। ठीक है, तुग्यल नामक आभूषण, तुग्यल नामक आभूषण भी दोस्तों कहाँ पहना जाता है, कान में ही पहना जाता है। ठीक है, मुनाड़, मुनाड़ भी कान में ही पहना जाता है। ठीक है, मुदेक भी कहाँ पहना जाता है, कान में ही पहना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ जलकंछव, हाँ जलकंछव भी दोस्तों महत्वपूर्ण है कि जलकंछव नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये भी कान में ही पहना जाता है। ठीक है, बुजनी, बुजनी नामक आभूषण भी कहाँ पे पहना जाता है, कान में ही पहना जाता है। बाकी मुरखली या मुंदड़ा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी कहाँ पे पहना जाता है, कान में ही पहना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आभूषण है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मुतकड़ी या मुनाल नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। ठीक है, जबकि मुंदड़ी, अगर आपसे मुंदड़ी पूछेगा ना, तो मुंदड़ी होती है जो हमारा हाथ में पहना जाता है। ठीक है, क्या मुंदड़ी, मुंदड़ी कहाँ पहनी जाती है, हाथ में, जिससे अंगूठी भी कहते हैं, मुंदड़ी भी कहते हैं। ठीक है, उसे, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछाता है मुरखली या फिर मुनाड़, ये कान में, जबकि मुंदड़ी अगर पूछा जाएगा तो वो हाथ में पहना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इन छोटे छोटे टर्म में, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो भी दिया हुआ है यूट्यूब में, उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण बाई उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक, आप डालिएगा, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, तो पर्वत चोटियां आपको दी गई हैं, ऊंचाई के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में लगानी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की कौन सी है दोस्तों, वह है नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर है। कहां पड़ती है, चमोली में, और उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो नंदा देवी सबसे ऊंची होगी, तो सब में देखिए नंदा देवी आपका ऑप्शन 1 है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों उत्तराखंड की, वह है कामेट पर्वत चोटी। कौन सी है, कामेट पर्वत चोटी, जो कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। कहां पड़ती है, ये भी चमोली में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन है आपका क्या, केदारनाथ पर्वत चोटी। ठीक है, अभी केदारनाथ पर्वत चोटी किस जनपद में पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है आपका चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में, और इसकी ऊंचाई है 6,968 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरी सबसे ऊंची चोटी है इसके अकॉर्डिंगली। और चौथी हो जाएगी पंचाचूली। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, 6,904 मीटर है। ठीक है, और ये पंचाचूली पर्वत चोटी हमारी कहाँ स्थित है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है पंचाचूली पर्वत चोटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचाचूली, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी। 2, 3, 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका इसमें सुमेलित हो जाएगा। ये पर्वत चोटियां आपको याद रखनी है। नंदा देवी पर्वत चोटी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, चमोली में स्थित है, 7,817 मीटर ऊंचाई है। कामेट पर्वत चोटी उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाकी जो हमारा ये पंचाचूली पर्वत चोटी है, यह कुमाऊं की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, पंचाचूली पर्वत चोटी। ठीक है, और केदारनाथ पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी दोस्तों, यह
6,968 मीटर, जो कि चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। लेकिन दोस्तों आयोग के द्वारा इसका आंसर गलत दिया गया था। अभी रिवाइज आंसर की में ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बौराड़ी का मेला निम्न में से किस जनपद में लगता है। ये अच्छा प्रश्न था और काफी डीप प्रश्न था। जिसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा वही इस प्रश्न को दोस्तों सही करके आया होगा। ठीक है, तो बौराड़ी का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है बौराड़ी का मेला। ठीक है, और ये बौराड़ी का मेला भी पिथौरागढ़ जनपद में किन स्थानों पर लगता है? अगर यह प्रश्न बनता है तो बेरीनाग के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों वहां पर बौराड़ी का मेला लगता है। पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना हुई थी। ठीक है, पिथौरागढ़ को ही दोस्तों मिनी कश्मीर नाम से भी जाना जाता है, मिनी कश्मीर नाम से भी जाना जाता है। अब पिथौरागढ़ में ही हमारा कुछ अन्य मेले भी लगते हैं दोस्तों, जो कि आपको याद रखने हैं। जल जीविका मेला सभी को पता होगा कहां लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। हिल यात्रा उत्सव, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र लखिया भूत होता है। इसका आयोजन भी कहां किया जाता है? पिथौरागढ़ में किया जाता है। जल जीविका हो गया, हिल यात्रा उत्सव हो गया। अगला है बौराड़ी का मेला, मैंने आपको बता दिया। धनलेख का मेला, धनलेख का मेला भी कहां आयोजित होता है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में ही आयोजित होता है। मोस्टा मानू मेला, मोस्टा मानू मेला ये भी कहां आयोजित होता है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में ही आयोजित होता है। थल मेला, जिसकी शुरुआत जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन से मानी जाती है, 13 अप्रैल से। ठीक है, मेनली 13 अप्रैल 1940 से हमारा ये मेला शुरू हुआ था। तो थल मेला भी कहां लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में ही लगता है। ठीक है, गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका मेला, हाट कालिका मेला भी कहां लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में ही लगता है कि पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट नामक स्थान पर। ठीक है, अगला दोस्तों क्या? कनार का मेला, ये कनार का मेला भी कहां लगता है? पिथौरागढ़ में ही लगता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है मलयनाथ का मेला, क्योंकि मलयनाथ का मंदिर भी पिथौरागढ़ में है। तो मलयनाथ का मेला भी कहाँ लगता है? हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम कहें कंडाली उत्सव, क्या कंडाली उत्सव? तो कंडाली उत्सव या किरजी उत्सव, जिसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के उपरांत में किया जाता है, इसका आयोजन भी कहाँ होता है दोस्तों? हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही होता है। छलिया महोत्सव का आयोजन भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही होता है। चैनतौल उत्सव या चैनतौल उत्सव का आयोजन भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी दोस्तों कई सारे मेले यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में हमारे आयोजित होते हैं, लेकिन ये हमारे कुछ प्रमुख मेले हैं जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के मेले भी हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, सभी पॉइंट एक एक करके आप नोट करते हुए चलिए। इसके अलावा भी कई सारे मेले लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे नहीं है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उत्तराखंड में प्राचीन समय पर यात्रा स्थान पर बने विश्रामालयों को दोस्तों चट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चट्टी कहा जाता था। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि प्राचीन काल में यात्रा पथ पर बने हुए शिक्षा भवनों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो शिक्षा स्थलों को दोस्तों हमारा आश्रम कहा जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम प्राचीन काल में उत्तराखंड में शिक्षा के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, जिसमें कण्वाश्रम हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है और बद्रिकाश्रम हमारा चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है अगली बार कि प्राचीन समय में जो विद्या के पीठ थे या यानी कि जो हमारे आप कह सकते हैं कि शिक्षा के स्थल थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें आश्रम नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने या हम कह सकते हैं या प्राचीन समय में उत्तराखंड में बने जो हमारे मंदिर थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो मंदिरों को दोस्तों देवालय नाम से जाना जाता है। ठीक है, और खाल क्या होते हैं आपको पता ही होगा, जो पानी को इकट्ठा करने के लिए जो जगह बनाई जाती है वह हमारी खाल कहलाती है। ठीक है, पानी को जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, सोर्स किया जाता है। चाल खाल परियोजना आपने पढ़ी होगी मेनली। ठीक है, तो खाल मतलब क्या होता है? जहाँ पे गड्ढा करके थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए वहाँ पे, तो हमारी खाल कहलाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? चट्टी। चट्टी मतलब यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को चट्टी कहते हैं। आश्रम क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे प्राचीन काल में। देवालय क्या थे? मंदिर थे। और खाल पानी को स्टोर करने के लिए जो हमारी जगह बनाई जाती है, ठीक है, या जो गड्ढा बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू किया गया था? 1982 में, 1972 में, 1961 में और 1985 में। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को पता है उस सभी का आंसर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। और आपको दोस्तों आज के 10 प्रश्न कैसे लगे, इनका पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा, ये भी आप जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें और जितनी भी वीडियोस दोस्तों आपको दी जा रही है, हिंदी की भी वीडियोस दी जा रही है, उत्तराखंड की भी दी जा रही है, जीएस की भी दी जा रही है, रीजनिंग की भी दी जा रही है, या अभी नहीं आई हुई है तो आने वाले समय में आएंगी, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी होगी। जितने भी फैक्ट आपको बताए जाते हैं, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो उन्हें नोट जरूर करें, एक कॉपी में उन्हें दोस्तों नोट करते हुए जरूर चलें। ठीक है,
और अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूँगा। जैसे आज ही हुआ था दोस्तों हमारा कि डांडी मार्च मैंने 12 अप्रैल बोल दिया था, जबकि वो 12 मार्च 1930 था, ठीक है? तो इस प्रकार की गलतियाँ होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे संशोधित कर दूँगा। कभी-कभी फ्लो में मुँह से बहुत सी सारी चीज़ें गलत भी निकल जाती है, तो वो चीज़ें फिर मैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों पिन अप हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी दोस्तों इस वीडियो को पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।